दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो आपका आरओ में बच्चा जो स्टैटिक पोर्शन पूछाता है, यानी जीके जीएस जो सामान्य ज्ञान होता है, तो उसी के बारे में बच्चों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि इसमें आपको बता दें कि केवल उन्हीं छोटे छोटे जो टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से जो है उस टॉपिक को हमने जो है उठा लिया है ताकि आपको उस टॉपिक, क्योंकि बच्चा ये जो टॉपिक होते हैं छोटे छोटे टॉपिक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं। यानी जो हम आज टॉपिक लाए हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स आपका पोर्शन बहुत ही हार्ड होता है। तो उसी में से एक छोटा सा पोर्शन यानी छोटे छोटे टॉपिक लेके आए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको 2 या 3 नंबर आसानी से केवल इस एक छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे तभी आपको ये पता होगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बच्चा, आपको बता दें बहुत ही मेहनत से और बहुत ही सोच समझ के या प्रीवियस पेपर से जो है ये वीडियो बनाया गया है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन केवल प्रीवियस पेपर और जो पूछे जाने की संभावना है केवल उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है। तो बच्चा, चलते हैं सीधे अपने पॉइंट पर। बच्चा, पहले मैं बात करेंगे पर्यावरण के बारे में कुछ पॉइंट, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो बच्चा एक सम्मेलन हुआ था यानी स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि आपका इसको कब हुआ था 1972 में हुआ था। तो ये सम्मेलन जो है आपका पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहता है। कौन सा सम्मेलन? तो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है बच्चा, आपको बता दें कि संविधान के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा कहता है, यानी जो आर्टिकल आपका है संविधान का, तो कौन सा आर्टिकल है जो आपका संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो वो बच्चा आपका 32 है, यानी 32वां जो है आपका संविधान और का अनुच्छेद है। ठीक है, अब बात करेंगे कि संविधान का किस भाग का मैग्ना कार्टा कहा गया है। बच्चा, आपको बता दें कि संविधान में जो है आपका कुछ अनुसूचियाँ होती हैं, कुछ आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद होते हैं और कुछ भाग होते हैं। तो हमने जो है आपको बता दिया है कि जो आपका जो अनुच्छेद था, आर्टिकल था, तो 32वां आर्टिकल जो है वो जो है आपका मैग्ना कार्टा कहा गया है। और अगर भाग के बारे में बात करेंगे तो संविधान का जो है आपका तीसरा भाग जो है वो जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब बच्चा हम बात करेंगे शिक्षा पर, कि यानी जो शिक्षा आपकी हुई थी भारत अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो वो बच्चा आपका वुड डिस्पैच। किसको कहा गया है? वुड डिस्पैच। तो बच्चा, हमने क्या किया कि जितने भी आपके मैग्ना कार्टा वाले क्वेश्चन हैं तो उनको मैं एक ही जगह जो है आपको लाने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, क्योंकि बच्चा इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छे इस वीडियो में जो है मैं क्वेश्चन लाया हूँ। अब बात करेंगे जोत यानी कृषक के बारे में, यानी आपके पास कितनी हेक्टेयर या कितनी एकड़ ज़मीन है या कितनी बीघा ज़मीन है, तो एकड़ की कितने एकड़ के जो आपके कृषक होते हैं उनको क्या कहते हैं, यानी और जो माध्यम के हैं उनको क्या कहते हैं, और जो बहुत बड़े कृषक होते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो ये जो है आपको 1 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकता है इस पॉइंट के माध्यम से, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्योंकि बच्चों, आपको बता दें कि जो कई अगर अब साल के अगर प्रीवियस पेपर देख लिया जाए आर को, तो उसमें से एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का अगर पोर्शन पूछाता है, काफ़ी पूछाता है 9 से 10 क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में इसको इंक्लूड करना ही करना है। तो इसको बच्चा स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम को यानी कम वाले कृषक को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्मॉल फार्मर। क्या कहते हैं? स्मॉल फार्मर। ठीक, यानी 1 से 2 हेक्टेयर वाले को क्या कहते हैं? सेमी मीडियम। क्या कहते हैं? सेमी मीडियम। और 2 से 4 हेक्टेयर वाले को कहते हैं मीडियम यानी माध्यमिक कहते हैं। ठीक है, और 4 से 10 हेक्टेयर वाले को कहते हैं आपका लार्ज। बच्चा, आपको हेक्टेयर और एकड़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि जो हेक्टेयर कितने का होता है और एकड़ कितने का होता है। तो बच्चा, आपको हेक्टेयर बता दें कि वैसे तो आपका 4.50 एकड़ का 4.50 बीघा का होता है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपका 5 बीघे या 4 बीघे या 4.5 बीघे है,
इनमें लमसम लगभग है। वही अगर हम हेक्टेयर की बात करेंगे तो बच्चा ये आपका 10.550 भी होता है, इसका भी होता है 10 बीघे है कुछ। और उसके बाद अगर कहीं कहीं देख लिया जाए तो वो आपका 12 बीघे का एक हेक्टेयर होता है, 10 बीघे का और 11 बीघा का। तो आप मतलब ये गलत मत समझना डाटा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लगभग में है, ठीक है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन यानी क्षेत्र वाइज के हिसाब से जैसा क्षेत्र होता है वैसे लोग जो है इसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो यहाँ पे आपको कृषक जोतक के बारे में हमने बताया कि 1 हेक्टेयर से कम वाले को आपका स्मॉल फार्मर या छोटा फार्मर कहते हैं। अगर क्या कहते हैं उसको 1 से 2 हेक्टेयर वाले को तो इसे कहते हैं सेमी यानी सूक्ष्म मीडियम, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से 4 हेक्टेयर को कहते हैं तो उसको कहते हैं मीडियम वाले माध्यम को, और 4 से 10 जो हेक्टेयर होता है तो उसको कहते हैं लार्ज, जो आपका कृषक में आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चा लागत, ठीक। लागत और प्लस टर्नओवर, यानी आपके पास जो कंपनी होती है या कोई बिजनेस किए हैं तो उसमें कितना आप लागत लगाएंगे तो कितना टर्नओवर होगा, तो आप कौन से कृषक कहलाओगे, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा आपको बता दें कि 1 करोड़ यानी 1 करोड़ तथा कारोबार आपका यानी 1 करोड़ का कारोबार अगर है तो इसमें क्या 5 करोड़ तक यानी 5 करोड़ तक अगर जो है आपका टर्नओवर हो रहा है तो आपको कहेंगे सूक्ष्म माध्यम, ठीक है बच्चा। यानी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो भी पॉइंट हम आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो वो पॉइंट बच्चा आपको आसानी से क्लियर होते होंगे। तो आपको कहते हैं कि 1 करोड़ तथा कारोबार, अगर आपका 1 करोड़ का कारोबार है और टर्नओवर कितना होता है 50 करोड़ तक 5 करोड़ तक टर्नओवर होता है तो आपका सूक्ष्म माध्यम कहलाएंगे, उद्यम कहलाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि 10 करोड़ का आपका कारोबार है और 50 करोड़ से ज़्यादा ना हो टर्नओवर तो वह कहलाएगा बच्चा छोटा उद्यम। क्या कहलाएगा? छोटा उद्यम। अगर बच्चा आपका 50 करोड़ का कारोबार है, 250 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ना हो तो वो बच्चा कहलाएगा माध्यम। तो यहाँ पे बच्चा 3 पॉइंट थे, यानी 1 करोड़ वाले कारोबार का यानी 5 करोड़ तक आपका ना हो टर्नओवर तो वो कहलाएगा सूक्ष्म बच्चा। 10 करोड़ के बाद अगर 50 करोड़ का टर्नओवर ना हो तो वो आपका छोटे माध्यम कहलाएंगे, और 50 करोड़ यानी 250 करोड़ का टर्नओवर ना हो अगर तो वो कहलाएंगे माध्यम। तो यहाँ पे लागत और टर्नओवर यानी आपका जो कारोबार संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, बिजनेस संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये यहाँ पे इतना जो है क्लियर हुआ। आप चलते हैं सीधे बच्चा आपके आय पर, ठीक है, टैक्स। ठीक है, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे टैक्स 3 या 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जीएसटी लगता है। सभी टैक्स को हटाकर सरकार ने क्या किया, एक टैक्स लगाया जो कि आपको जीएसटी टैक्स के नाम से जाना जाता है। जीएसटी का बात करते हैं तो गुड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। ये जो है आपको 5 या 5 प्रकार के होते हैं। 0% पे, 5% पे, 8% पे, 12% पर और 18 और शायद 28। ये आपको कंफर्म कर लेना कि मतलब कितने परसेंट पे कितना लगता है, ठीक है। हमने आपको जो है इतना बताया, तो उसी को लेकर के आज हम बात क्लियर करेंगे कि कौन सा कर किस कर में आता है। यानी कर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर बच्चा होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन आते हैं बच्चा, ये आप देख लीजिएगा कि ये आपको कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि एक आपका आयकर हो गया, निगम कर, व्यय कर और आपका क्या संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर और उपहार कर। ये बच्चे आपके आते हैं प्रत्यक्ष कर में, ठीक है। किस में आते हैं? आपका प्रत्यक्ष कर में आते हैं। और जो अप्रत्यक्ष कर बच्चा है तो उसमें आते हैं आपका विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी कर, सीमा शुल्क और आपका जीएसटी, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कर से जो बनने वाले क्वेश्चन थे तो वो जो है यहाँ पे पूरा किया। अच्छा बच्चा, आप बात करेंगे आय के बारे में थोड़ा सा। आय के बारे में तो इसमें बच्चा एक होता है सकल आय, और ठीक है, एक नेट प्रॉफिट और एक होता है क्रॉस प्रॉफिट। बच्चा आपको मैंने जैसे कि वादा किया है कि इस वीडियो में आपको 2 या 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, तो इस वीडियो को देख करके जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये वादा जो है सच है क्या है ये। तो सकल आय के बारे में बात करेंगे तो आपका यहाँ पे ब्याज आय और लाभांश और विदेशी मुद्रा है। कौन सा आय अगर पूछे कौन सा आय है तो ये आपका सकल आय है। तो अब बच्चा बात करेंगे थोड़ा सा पॉइंट बैंकों के बारे में कि कौन सा बैंक किस क्षेत्र में आता है।
जैसे इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और शाश्वत बैंक। अगर इंडियन बैंक के बारे में बात करेंगे तो बच्चा ये सार्वजनिक बैंक कौन है, सार्वजनिक बैंक है। आईसीआई की बैंक के बारे में बात करेंगे तो ये बच्चा आपका निजी बैंक है, ठीक है, यानी प्राइवेट बैंक है। और सिटी बैंक की बात करेंगे तो ये विदेशी बैंक है। और शाश्वत बैंक के बारे में बात करेंगे तो ये आपका सहकारी बैंक है। अब बच्चा हम बात करेंगे कि ऐसे पॉइंट जो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कोई जैसे एक समझ लीजिए जैसे कोई चीज़ को आपका प्योरिटी शुद्ध करना है तो कहीं ना कहीं आपका लोगो होगा। जैसे कि एक एक मार्क है तो एक एक मार्क क्या दर्शाता है, आपका गोल्ड मार्क है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या दर्शाते हैं, जैसे एक एक मार्क है तो वो दर्शाता आपका बच्चा है क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है तो वो उसमें कितनी शुद्धता है, ये आपको एक एक मार्क्स दर्शाता है। ठीक है, एसआई मार्क है, ठीक है, होल मार्क है। होल मार्क जो बच्चा वो संबंधित है तो वो आपका सोना से स्वर्ण संबंधित है। एक एक मार्क वो जो बच्चा आपका कृषि संबंधित है। और जो एसआई मार्क होता है, आईएसआई देखते हैं, जैसे मान लीजिए सीमेंट वेमेंट है, सीमेंट पे लिखा नहीं रहता है एसआई मार्क, तो वो कहीं ना कहीं आपको दर्शाता है कि वो जो है प्योर शुद्ध है। ठीक है, तो ये मार्क उसी टाइप का जो आपका सरकारी दस्तावेज है तो उस दस्तावेज में क्या कौन सा इकोनॉमिक्स का यानी सेक्टर जो होता है वो रखा था है तो उस बॉक्स के क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से चलिए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ यानी इसका अगर देख लिया जाए डब्ल्यूटीओ तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, व्यापारी संस्था है। यहाँ पे एक आता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक आता है WTO, तो ये आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका स्थापना देखा जाए तो 1948 में, और हेडक्वार्टर देख लिया जाए तो वो आपका जिनेवा में है। ठीक है, तो चलते हैं अब बात करते हैं इसी के बारे में कि इसके अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया गया है, यानी इस ट्रेड के माध्यम से सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार के मूल्य के अंतर जब किसानों को सीधे आप भुगतान करेंगे तो वहाँ पर कौन सा बॉक्स प्रयोग करेंगे, नीला बॉक्स। ठीक, भारत में जब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि विकासशील देश के लिए प्रति ईयर, यानी विकासशील समझिएगा, प्रति ईयर कृषि उत्पादन कुल मूल्य के 10%, कितने परसेंट बच्चा आपका 10% समर्थन मूल्य की अनुमति है, तो बच्चा आपका कौन सा बॉक्स प्रयोग किया जाएगा, रेड बॉक्स। किसानों की आय सहायता यानी खाद्य सहायता, अनुसंधान और विकास आदि का प्रावधान करने के लिए कौन सा बॉक्स प्रयोग किया जाता है, तो ग्रीन बॉक्स। तो बच्चा आपको ये एक देखो बच्चा आपको बता दें जो असलियत है ये आपकी इकोनॉमिक्स है, इसको एक बार में पढ़ने से नहीं आती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टेड फैक्ट इसमें रहता है। और क्या यानी कि बहुत ही मतलब आपको बता दें कौन सा पॉइंट, बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट रहते हैं, तो इसको जो है आपको पढ़ने में काफ़ी जो है कठिनाई होती है, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है, तो इसको काफ़ी जो है बनाने में भी टाइम लगा है और जो है आपको समझने में भी टाइम लगा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आर ओ में या कहीं पर और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर आपको 2 या 3 नंबर परमानेंटली किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को चाट लीजिए, यानी कि इसको रट लीजिए। अब बात करेंगे बच्चा कुछ मॉडल के बारे में जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं। अब तो नीति आयोग हो गया, तो पहले आपकी योजना आयोग जो कि 1950 में हुआ था, कब हुआ था 1950 में, तो अब तो ये नीति आयोग होगा। तो इसमें आपको बता दें हम कि जो आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था तो किस मॉडल पे आधारित था, ये बच्चा आपको बता दें कि सुमेलित में आता है, यानी जो है मिलान में आता है कि फर्स्ट मॉडल किससे आधारित है, सेकंड किससे है, तो फोर्थ। तो ये क्वेश्चन हमने देखा कि जो है ये प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन ये है, इस टाइप का पूछाता है, तो हमने जो है उसी टाइप को कराने के लिए जो है आपके सहमत हुए। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट जो आपका मॉडल है तो पंचवर्षीय है, तो किस मॉडल पर आधारित है, तो वो बच्चा आपका हायरार्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। सेकंड जो देख लिया जाए तो उस पर किस पे आधारित है, तो बच्चा वो आपका महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। अगर थर्ड के बच्चा के बारे में बात करेंगे तो वो आपका चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है। वही अगर फोर्थ के बारे में बात करेंगे बच्चा तो वो आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था तो
हमने जो है इस टाइप का जो है क्वेश्चन बनाए। अब मैं क्या करूँगा कि एक और छोटा सा वीडियो लाऊंगा ताकि जो है उसमें जो है आपको पंचवर्षीय योजना और भी जो क्वेश्चन हमको यानी टॉपिक लगा कि यहाँ से क्वेश्चन उठने वाले हैं, तो उस टॉपिक को जो है एक छोटे से वीडियो में जो है उन 2-3 टॉपिक को ले करके जो है मैं वह सारा जो है आपका क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। और जो आपको बच्चों आपको मैं बता दूं कि जो पढ़ना है, जो स्मार्ट स्टडी लोग बच्चे करते हैं निकलते वही हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको बता दें कि जो टॉपिक पूछने लायक है मैं यहाँ पे वही टॉपिक रखूँगा ताकि आपको आसानी से आप प्राप्त कर सकें, ठीक है, यानी एग्जाम को क्रैक कर सकें। अब बच्चा बात करेंगे कि आर्थिक सेवा, यहाँ से तो क्वेश्चन आने ही आना है। बच्चा आप बता दें कि जो आप इस वीडियो को देख करके आपको उस टाइम क्या फील होगी जब इस टाइम पूरा वीडियो आप देख चुके होंगे, क्योंकि जो है आपको पता होगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या बच्चा आता है, तो आपको बता दें सबसे पहले तो प्राकृतिक चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। दूसरी बात जैसे कृषि जो एग्रीकल्चर संबंधित होता है, वन की, मछली पालन, खनन, मुर्गी पालन, ये आपकी सारी चीज़ें जो है प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में जितने होते हैं वो आपका बच्चा होते हैं कौन किससे संबंधित, यानी उद्योग संबंधित। कोई भी आपका प्राइवेट फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो किस में आएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर जब भी बात करेंगे हम, तो उसमें जो सेवा संबंधित है, सेवा क्षेत्र, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा, बीमा नहीं सॉरी, ये बच्चा आपका होगा बीमा, ठीक है, बीमा जो पॉलिसी होती है ये बीमा, और स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, व्यापार और वाणिज्य, ये किस में आएगा बच्चा, तो ये आपका जो है किस में आता है, तो ये बच्चा आपका किस में आएगा, तो ये जो है आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे जो आपका इकोनॉमिक्स जो एरियाज था, यानी जहाँ से आपका जो इनकम मिल रहा था, मतलब यानी प्राथमिक क्षेत्र थे आपके एरियाज थे, इकोनॉमिक्स एरियाज, तो वो जो है आपको यहाँ पे ये इतने एरियाज में इतने जो है आपके वो आते हैं, सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब बच्चा बात करेंगे कि आरबीआई के बारे में। बच्चा हमने जो बोला है कि आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आएंगे, तो वो आएंगे ही, क्योंकि बच्चा आप देख लेंगे जब ये वीडियो की देखने की ये कहाँ से जो है कौन से टॉपिक हमने रखा है, ठीक है। यानी आरबीआई के द्वारा जब भी बात करेंगे कि आरबीआई क्या है, यानी इसमें बच्चा आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट जो पूछता है उसमें से आपका 1 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा बात करेंगे कि जो आरबीआई जो होता है वो कौन सी नीति करता है, तो मौद्रिक नीति। क्या, मौद्रिक नीति, ठीक। मौद्रिक नीति बच्चा हर 2 महीने में होती है। कितने में होती है, हर 2 महीने में होती है। और आपको बता दें कि साल में जो है कितनी बार होती है, 6 बार होती है। कितनी बार होती है, 6 बार। अच्छा बच्चा, इसमें मेंबर कितने होते हैं, ठीक है, मेंबर कितने होते हैं मौद्रिक नीति में, तो वो आपका कितने मेंबर होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं पूरे मौद्रिक नीति में, ठीक है। अच्छा बच्चा, इस मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है कि आरबीआई इस नीति को कैसे अपनाती है, कैसे यानी अपनाने का इसका नज़रिया क्या था, कि इसका क्या कारण था कि ये मौद्रिक नीति, तो इसको बता दे बच्चा कि इसका उद्देश्य था मौद्रिक नीति का कि जो महंगाई को क्या करना, महंगाई को जो है कम करना। क्या करना था बच्चा, इसको क्या करना था, महंगाई पर ये कंट्रोल करती है, ठीक है। और कंट्रोल करती है तो कितने पे कंट्रोल करती है, तो बच्चा आपको बता दें 2 से लेकर 6% तक जो है क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। क्या, इसके बीच जो है ये 2.6% से लेकर जो है इसी के बीच में जो है ये मौद्रिक नीति जो है इसे कंट्रोल करती है महंगाई को, ठीक है। अब हम बच्चा बात करेंगे कि जो आपका मौद्रिक नीति की रेट है वो कितने पर रेट, से मान लीजिए एक आपका आरबीआई है, आरआरबी है, आरआर है, एक यानी इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है, और एक बच्चा आपका क्या है, रिवर्स रेपो रेट, और एक है बीआर यानी बैंक रेपो रेट। तो ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप पहले तो परसेंटेज की तरफ ना जाइए, पहले इस पॉइंट को समझिए कि ये पॉइंट है क्या चीज़। बच्चा मान लीजिए आपको एक तरफ आपको बैंक रख लीजिए, ठीक, एक तरफ आपका रख लीजिए आरबीआई, ठीक है, यानी ये आपका बेटा है, ठीक है, ये आपका बेटा है और ये आपका बाप है। क्या है, सभी बैंकों का बैंक जो होता है वो आपका नाबार्ड होता है।
तो जब भी आपको बता दें, जब भी बैंक को क्या है, जब भी बैंक को पैसा की कमी होती है तो वो किसके पास जाता है, वो बच्चा बाप के पास जाता है, यानी आरबीआई के पास जाता है। ठीक है, तो जो बाप यानी जैसे मान लीजिए कि इसको जो है पैसा की कमी हुई तो किसके पास जाएगा, आरबीआई बैंक के पास जाएगा। और जब भी जो यानी कि जब बच्चा के पास जब पैसा कम पड़ेगा तो पापा के पास जाएगा, और पापा जो पैसा देंगे उसी को बच्चा कहते हैं रेपो रेट। यानी बैंक जो आपका पैसा, जब बैंक के पास कमी होगी तो वो जो किसके पास जाएगी, आरबीआई को जाएगी। ठीक, आरबीआई को जाएगी। जो आरबीआई बैंक पैसे देगी तो वो क्या होगा, ये फिर मतलब यानी कि जो है यही जो ब्याज की दर है, यानी ब्याज की दर है, इसी को कहते हैं रेपो रेट। तो समझ में आया कि रेपो रेट क्या है। यानी कि जब भी बैंक के पास पैसा की कमी होती है तो वो जिस ब्याज की दर पर आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, जिस ब्याज की दर पर आरबीआई से लोन लेती है तो उस लोन को बच्चा क्या कहते हैं, उस लोन को कहते हैं आपका रेपो रेट। ठीक है, और आपका बच्चा एक जो आपका है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जब भी क्या होता है, जब भी यानी बैंक के पास, अच्छा एक कहावत बच्चा है, एक बहुत ही कहावत पे है कि क्या कहते हैं कि कभी घूर के भी दिन आते हैं। तो वो कहावत जो है यहाँ पे जब क्या हुआ कि जब भी यानी जब बैंक के पास पैसा नहीं था वो आरबीआई के पास गई, तो जो आरबीआई जिस ब्याज की दर पर दिया उसको पैसा दिया तो वो जो आपका ब्याज दर है वो कहता है रेपो रेट। और बता दें आपको कि जिस दिन इस बैंक का दिन आएगा, जिस दिन कहते नहीं कि हर किसी न किसी का हर एक न एक दिन आता है, तो जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो क्या सोचेगी कि क्यों ना पापा के पास रख दें हम, ठीक है, ताकि हमको क्या मिले, थोड़ा पैसा और मिल जाए। तो जब बैंक जो आपका बैंक जो जब जाता है आरबीआई के पास पैसा रखने के लिए तो आरबीआई क्या बोलती है, ला बेटा तू रख दे। यानी क्योंकि ये बैंकों का बाप है, बैंकों का बैंक है यानी बाप है। तो यहाँ पे जो है जब आपका रखता है, यानी ये बैंक जब पैसा देता है आरबीआई को तो ये रख लेता है। लेकिन और ये क्या करता है, तो ये मन ही मन में क्या सोचता है कि बच्चा कि ये जो है अब मैं जितना परसेंट हमने लिया था, यानी मान लीजिए इस टाइम जो है आपका रेपो रेट कितना है 6.50% है, यानी 25 था पहले, अब ये बढ़ के 50 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए इतना जो है बैंक ने आरबीआई को इतने दर पे जो है आपका रुपए लिए, तो बैंक क्या सोचता है बच्चा कि जब मैं पैसा इस आरबीआई को दूंगा तो ये क्या करेगा, यानी ये जो है हमको इतने परसेंट जो है यानी 6.25% जो है ये हमको देगी ब्याज। लेकिन नहीं, बाप तो बाप होता है ना, तो वो क्या करता है कि जब भी बैंक यानी आरबीआई को जब आपका ब्याज देना होता है बैंक को, तो वो बच्चा पता है क्या, वो 3.30% जो है वो ब्याज देती है। तो यानी जो आरबीआई जो ब्याज देती है यानी बैंक को, इस बैंक को जो ब्याज देती है या ब्याज पे जो रुपए लेती है, तो उस दर को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं बच्चा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बच्चा मैं बहुत आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझ में आया होगा। अब बच्चा हम बात करेंगे कि बैंक रेपो रेट। तो बैंक रेपो अब 4.25% होता है। तो अब बच्चा ये अब हम बात करेंगे कि कितने कितने परसेंट पर रेपो लगता है। तो रेपो रेट के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 6.50% वर्तमान में है, अपडेटेड है। और जो है रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो वो आपका 3.35% है। और बैंक रेपो रेट की बात करेंगे तो वो आपका 4.25 रेपो रेट है। आपका बच्चा आपको बता दें कि एक क्वेश्चन पूछता है कि रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में कौन अधिक होता है। तो आपको बता दें कि हमेशा जो है वो जो रेपो रेट होता है वो हमेशा जो है आपका रिवर्स रेपो रेट की जो है क्या होता है, बड़ा होता है। यानी रेपो रेट जो होता है वो हमेशा जो है रिवर्स रेपो रेट से बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन यानी जितने भी क्वेश्चन जहाँ से बनने वाला क्वेश्चन था बच्चा, हमने आपको कवर कराया इस वीडियो के माध्यम से। तो आपके अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और बच्चा आपको बता दें कि इसी तरह जो है अपना प्यार बरसाइएगा। और अगर अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।